अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो लेक्चर में हम बेसिक डेफिनिशंस में जितनी भी केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी बेसिक डेफिनिशंस हैं, जो कि इंतहाई ज़रूरी है केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उनको हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाए, लेकिन आपने बोर नहीं होना है और एक-एक डेफिनिशन को अच्छी तरह याद करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आगे जाके केमिस्ट्री में आपको कोई भी मसला ना हो, ठीक है? तो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से और इस तरह धीरे-धीरे वन बाय वन हमारे पास जितनी भी आगे डेफिनिशंस आएँगे उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप उस सारी चीज़ों को फ़ोकस के साथ और दिलचस्पी के साथ अगर आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। तो चलते हैं पहले केमिस्ट्री की तरफ। मैं पहले केमिस्ट्री को ज़रा डिफ़ाइन कर देता हूँ, कि केमिस्ट्री क्या है, फिर मैं उसकी डेफिनिशन को भी लिखूँगा। असल में केमिस्ट्री को हर कोई अपने एंगल से या अपने तरीके से क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। केमिस्ट्री के बहुत सारे डिफिनीशंस को हम लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल डिफिनीशन है वो ये है कि इसमें हम मैटर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? तो मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ में के बारे में स्टडी जो है ये क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री एक सेंट्रल साइंस है। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री जो है ये सारे और जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे बायोलॉजी है, चाहे फिज़िक्स है, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, जियोलॉजी है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है, सबके साथ इसका लिंक है। तो इसका लिंक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बगैर केमिस्ट्री के आप इन सारे फील्ड्स को समझ नहीं सकते, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल की चीज़ों को स्टडी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हर चीज़ जो है, जैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी है, चाहे वो जैसे आप बायो में लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हो, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? ये हमारे पास मैटर से बने हैं और मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब आप मॉलिक्यूल्स और एटम्स को स्टडी करते हो किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर या नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, तो आप क्या कर रहे हैं? असल में आप केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो। तो चाहे दुनिया में आपके पास लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उनके अंदर मौजूद क्या है? एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो उनकी जब आप स्टडी करते हो, ये असल में केमिस्ट्री कहलाती है। इसलिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में और इसको समझना भी इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है? तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो इस तरह हम लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती है, ठीक है? या तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ तक आप समझ चुके हो कि हमारे पास केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर की और उसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है? अब हमारे पास मैटर क्या होता है, जरा मैटर को समझते हैं। याद रखें, दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है या ना भी दिखाई दे रही हो, जैसे एयर जो है, एयर में गैसेस है, तो गैसेस हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे पास ये सारा का सारा जो है ये मैटर है, ठीक है? इसको हम मैटर कहते हैं, यानी सारी चीजें जो है ये मैटर से बनी है, ठीक है? जैसे इस रूम में जो मैं खड़ा हूँ, जिस मोबाइल पे मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मोबाइल क्या है? ये मैटर है। जिस स्टैंड में ये मोबाइल लगा हुआ है ये मैटर है। मेरे हाथ में जो मार्कर है ये हमारे पास क्या है? मैटर से बने हैं, ठीक है? सेम हमारे पास ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मैटर है। तो मेरे इर्द गिर्द इस पूरे रूम में जितनी भी चीजें हैं ये मैटर से बनी है, ठीक? इवन इस रूम के अंदर जो एयर है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इस तरह के और जो रेयर गैसेस है वो मौजूद है, तो वो भी हमारे पास क्या है? मैटर है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद मैं मैटर की जरा डिफिनीशन आपको लिखवा देता हूँ कि एनीथिंग एनीथिंग which occupy space and has mass, यानी कोई भी चीज जो कि जगह घेरता हो और उसका मास भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे आप एज्यूम कर लो कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है? एक मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन भी है, मास भी है और साथ ही साथ इसने एक जगह को भी पकड़ रखा है। जैसे वहां से लेकर यहाँ तक ये बोर्ड फैला हुआ है, तो इसने
एक ख़ास जगह इस रूम के अंदर एक ख़ास जो स्पेस है उसको घेर रखा है। इस वजह से ये हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, ये हमारे पास मैटर है, ठीक है। इस तरह आपके इर्द-गिर्द जितनी भी चीज़ें होंगी, उन्होंने एक जगह भी पकड़ रखी होगी और उनका मास भी होगा, सही है। अब ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो मैटर की डेफिनिशन हमने लिखी हुई है, इसमें हमने मास को क्या किया है, ज़ाहिर किया है, जबकि हम वेट की बात नहीं करते। तो वेट और मास में फ़र्क क्या है? देखें, वेट जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये चेंज होती रहती है और मास जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है? ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ये चेंज नहीं है। मास को हम इस तरह लिख सकते हैं कि द measure of of the amount of the amount of matter in a substance। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर की मिकदार की पैमाइश जो है ये असल में मास कहलाती है, ठीक है। इसको हम मास कहते हैं। जबकि वेट जो है, वेट का टोटल ताल्लुक जो है किसके साथ है, ग्रेविटेशनल पुल के साथ है, यानी ग्रेविटी के साथ है। इसका मतलब है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा तो उतना ही उसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो उसका वेट भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को दुनिया में देखें तो उसका वेट एक होगा, जबकि अगर हम उसको मून पे ले जाएं तो उसका वेट अलग होगा। तो ये वेट जो है ये डिफरेंट होता रहता है, क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक ग्रेविटी के साथ है, लेकिन मास चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ है, उसका मास यहाँ दुनिया में जो उसका मास होगा वो मून पे भी होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मटेरियल है जिसका हमारे पास मास है, मैं इधर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका हमारे पास यहाँ पे उसका मास है हमारे पास 50 किलोग्राम, ठीक है। तो अगर इसको मैं मून पे ले जाऊंगा ना, मून पे जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहाई कम है, तो उसको वहां पे ले जाऊंगा तो उसका मास क्या होगा, 50 केजी होगा। तो हमेशा याद रखें, जो मास है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना मैटर दुनिया में अगर उस ऑब्जेक्ट को लिया जाए तो दुनिया में उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर जितना भी मैटर पड़ा होगा, मून पे अगर आप उसको ले जाओगे तो उतना ही मैटर उसमें मौजूद रहेगा, क्योंकि मैटर को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये चीज़ सुनी होगी, जो कि ऑलरेडी अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अंडरस्टूड करते हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझोगे कि मैटर को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक। इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये चीज़ डिफाइन कर देती है कि जो मिकदार है, मैटर की मिकदार किसी सब्सटेंस के अंदर, ये हमारे पास गायब नहीं होती, ठीक है। ये डीप डिस्कशन है, इसमें हम नहीं जाते, ठीक है। अदरवाइज ये जो चीज़ें हैं हमसे रह जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखें, हमारे पास मैटर के जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास फोर है, ठीक है। फोर स्टेट्स है। तो वो कौन कौन से हैं? पहली स्टेट है हमारे पास सॉलिड, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। दूसरी स्टेट है लिक्विड, तीसरी स्टेट है गैस और चौथी स्टेट है प्लाज्मा। अच्छा देखें, क्यों हम ये जो मैंने लिखे हैं, क्यों किस पर्पस के लिए लिखे हैं? असल में हमारे पास जो मैटर हमारे पास मिलता रहता है दुनिया के अंदर, अगर आप चीज़ों को गौर से देखोगे, आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें पड़ी हुई है उनको अगर आप गौर से देखोगे तो बाज़ चीज़ें आपको लिक्विड हालत में नज़र आएगी, बाज़ चीज़ें आपको गैस हालत में नज़र आएगी। जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल भी दिया था कि एयर जो है, एयर में हमारे पास गैसेज़ है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये गैसेस क्या है, ये भी हमारे पास मैटर है, ठीक है। तो ये मैटर की एक हालत को शो कर रहे हैं। इस तरह वाटर जो हमारे पास पड़ा हुआ है, मिल्क हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जूस जो हम बनाते रहते हैं, गर्मियों का मौसम है हम जूस बनाते हैं, ठीक है, रूह अफ़ज़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और ये भी हमारे पास मैटर है, ठीक है। अब हमारे पास उसके बाद जैसे सॉलिड है। सॉलिड जैसे आपके घर में सोना पड़ा होगा औरतों के पास, तो वो सोना क्या है, वो गोल्ड। गोल्ड हमारे पास क्या है, एक सॉलिड है। आयरन, दरवाजे जिससे बनते हैं, ठीक है, खिड़कियां हम बनाते हैं, आयरन क्या है, वो भी एक सॉलिड है। रॉक, रॉक भी एक सॉलिड है। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के हमारे पास एग्जांपल्स हैं
सॉलिड, लिक्विड, गैस। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्स, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होता है, गैस आयनाइज फॉर्म में होते हैं, यानी गैसेस जो होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं हाई हीट की वजह से। और याद रखें कि एक मैटर की एक ऐसी स्टेट जिसमें हमारे पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, या पॉजिटिवली चार्ज चार्ज पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस जो है उनकी तादाद अगर सेम हो तो मैटर की ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, ऐसी स्टेट को प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, सॉलिड क्या है, देखो सॉलिड को हम कैसे लिख सकते हैं। सॉलिड में हमारे पास एन सॉलिड द पार्टिकल्स आर closely packed and held together by strong intermolecular molecular forces। अच्छा देखें, सॉलिड में क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं, ठीक है, या एक दूसरे के साथ इंतहाई क्लोज होते हैं। और ये क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ जो नज़दीक है या एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहते हैं, ठीक है, और उनके बीच में कोई भी स्पेस बचता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, ठीक है, जिनकी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या है, मजबूती से कनेक्टेड है। वो फोर्सेस असल में क्या है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर जितनी भी पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो इंतहाई क्लोज होते हैं और क्लोज पैक मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक। अच्छा, तो जब पार्टिकल्स इतने क्लोजली अटैच होते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं डेफिनेट उनके हमारे पास डेफिनेट शेप्स होते हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनके वॉल्यूम भी सेम रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इनके शेप भी कांस्टेंट होते हैं, ना इनके शेप बदलते रहते हैं और ना इनका वॉल्यूम बदलता रहता है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के अंदर वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास सॉलिड का शेप भी नहीं बदलता और उनका वॉल्यूम भी नहीं बदलता, ठीक है। अब ज़रा लिक्विड के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर के ज़रिए, ठीक है, आपको समझाने की कोशिश की है। आप ज़रा इस स्ट्रक्चर को देख के, ऐसे इसके नीचे सॉलिड लिखा हुआ है, तो सॉलिड में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो इस तरह एक रेगुलर मैनर में और एक ख़ास मैनर में, ख़ास तरतीब के साथ जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और बहुत क्लोजली कंबाइन होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लिक्विड के ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेट है, मैटर की नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड, ठीक है। देखें लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन गैसेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉलिड से थोड़े हमारे पास उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक होते हैं, जिनकी वजह से लिक्विड के अंदर मौजूद जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं, हिल सकते हैं या थोड़ा बहुत मोशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड में जो प्रॉपर्टी पाई जाता है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं, यानी वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे आपने सुना कि पानी जो है वो बहता है, तो क्यों बहता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सॉलिड की तरह, कि जिसकी वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे, जबकि हमारे पास उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो थोड़े बहुत वीक है, जिसकी वजह से हमारे पास लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, हिल सकते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल फ्लो कर सकता है, ठीक है। और इसी की वजह से
क्योंकि हमारे पास पार्टिकल थोड़ा बहुत फ्लो कर सकते हैं, इसी की वजह से लिक्विड का हमारे पास जो शेप है वो भी बदलता रहता है, ठीक है। वॉल्यूम उनका बदलता नहीं है, जबकि उनका शेप बदलता रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन लिक्विड the intermolecular forces are little bit weaker, due to which due to which due to which the molecules of liquid can move a little bit. लिक्विड्स के अंदर क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़े बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े बहुत क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। और इसी की वजह से हमारे पास लिक्विड की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लूइडिटी असल में क्या है कि लिक्विड क्या कर सकता है, बह सकता है, फ्लो कर सकता है, इसी प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जो और चीज़ है वो ये है कि लिक्विड्स के हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड्स का हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम इनका सेम रहता है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल एक कप है, उस एक कप में आपने आधा कप पानी लिया हुआ है, ठीक है। तो जितना पानी आपने उस कप के अंदर लिया था, अगर आप उस कप से पानी को किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करोगे तो पानी की मिकदार वही रहेगी। इसका मतलब है या जितना वॉल्यूम वो पहले ले रहा था, बाद में भी उतना ही वॉल्यूम वो क्या करेगा, एक्वायर करेगा। यानी इसका वाटर का या लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो बदलता नहीं है, जबकि हमारे पास इनका शेप जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। यानी अगर आप पानी को क्या करोगे, पानी को अगर आप किसी कप में लोगे तो वो कप का जो शेप है, यानी शक्ल है, कप की जो शक्ल है उसको इख्तियार कर लेगा। और अगर आप उसी पानी को आप किसी दूसरे ऐसे बर्तन में डालोगे जो उसका शेप अगर चेंज है, तो ये पानी उसका शेप इख्तियार कर लेता है। तो उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हमारे पास लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, जबकि इनका शेप जो होता है वो इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट शेप। तो लिक्विड्स का जो शेप है वो बदलता रहता है, जबकि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, इनडेफिनेट रहता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है, गैस एंड प्लाज्मा, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, गैसेस क्या है, गैसेस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। गैसेस जो है हमारे पास मैटर की तीसरी स्टेट को क्या करता है, ज़ाहिर करता है, ठीक है। यानी मैटर की तीसरी स्टेट जो है वो हमारे पास गैसेस है। तो गैसेस पे बात कर लेते हैं कि गैसेस क्या होता है। देखें, गैसेस को हम इस तरह लिख सकते हैं, गैसेस के अंदर क्या, एन गैसेस the the particles are far from each other due to very weak very weak intermolecular forces and they move randomly। अच्छा, गैसेस में क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इंतहाई वीक होते हैं। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमारे पास जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो
ये वो क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं और वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, फ्रीली और रैंडमली मोशन कर सकते हैं। रैंडमली का मतलब है कि एज्यूम कर लें कि एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर गैस पड़ा हुआ है, तो उसमें हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो हर तरफ जा सकते हैं, ठीक है? चारों डायरेक्शन में वो मोशन कर सकते हैं, इसको रैंडम मोशन कहा जाता है। तो गैस के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्यों एक दूसरे से दूर-दूर होते हैं और इतने फ्री क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इंतहाई क्या है? वीक है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल है वो इंतहाई क्या होते हैं? आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन भी कर सकते हैं। अच्छा, जब गैस के मॉलिक्यूल इतने फ्री है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर-दूर तक जा सकते हैं, इसका मतलब है कि गैस को जितनी भी जगह मिलेगी तो वो उस जगह को या उस स्पेस को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो इसका मतलब है इस बात से ये अंदाज़ा हो जाता है कि गैसेस का हमारे पास शेप बदलता है, ठीक है? यानी जिस तरह का भी आप कंटेनर उसको दोगे, तो वो उसी कंटेनर का शेप क्या करेंगे, इख्तियार करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनका वॉल्यूम भी बदलता रहता है, यानी कि अगर छोटा सिलेंडर है उसमें आप गैस को फिल करोगे तो वो उसी छोटी-सी जगह में क्या करेंगे, खुद को गैस के मॉलिक्यूल्स या वो जो गैस होगा वो खुद को उसमें एडजस्ट करेगा। और अगर बड़ा बड़ा सिलेंडर होगा तो उस बड़े सिलेंडर में भी वो क्या करता है, खुद को मैनेज करता है या एडजस्ट करता है। तो इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि गैसेस का ना हमारे पास वॉल्यूम फिक्स रहता है और ना इनकी शेप फिक्स रहती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गैसेस हैव नो डेफिनेट नो डेफिनेट no definite volume and no definite no definite shape। यानी गैसेस का ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना इनका कोई ख़ास शेप होता है, यानी इनका शेप भी बदलता रहता है और इनका वॉल्यूम भी बदलता रहता है। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एक डायग्राम के ज़रिए लिक्विड को शो किया हुआ है। लिक्विड में मैंने आपको क्या बताया था कि लिक्विड में हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़े बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस भी होता है और वो थोड़े बहुत हिल भी सकते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी पाए जाते हैं और लिक्विड क्या कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड का हमारे पास शेप तो बदलता रहता है लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर आप इधर देखोगे तो गैस में आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल होते हैं वो इंतहाई एक दूसरे से दूर-दूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इंतहाई वीक होते हैं, जिनकी वजह से ये जो पार्टिकल होते हैं गैस के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं और वो एक दूसरे से दूर-दूर भी होते हैं। सही है? अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमारे पास है प्लाज्मा, ठीक है? इस पे प्लाज्मा पे बात कर लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मैटर की किस हालत को कहते हैं, ठीक है? देखिए, प्लाज्मा के बारे में पहले मैं आपको लिखवाता हूँ। आयनाइज्ड गैसेस आयनाइज्ड gases in which the positively charged positively charged ions are equal to the negatively charged ions। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, एग्जांपल में जैसे हमारे पास है स्टार्स। स्टार्स क्या है? एक बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट के लिए। तो देखें, हमारे पास क्या होता है प्लाज्मा में हमारे पास आयनाइज्ड गैसेस होते हैं, यानी गैस को जब आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हो तो बहुत ज़्यादा हीट की वजह से गैसेस के अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनसे हमारे पास आयंस बन जाते हैं, ठीक है? और याद रखें, उस आयनाइज्ड गैसेस जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है, तो प्लाज्मा स्टेट में हमारे पास, याद रखें हमेशा के लिए, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे वो नेगेटिवली चार्ज आयंस के इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में गैसेस जो होते हैं वो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किए होते हैं
या गैन के होते हैं जिनकी वजह से हमारे पास वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हुए होते हैं। तो इसलिए प्लाज्मा स्टेट गैसेस की एक ऐसी स्टेट को कहा जाता है कि जिसमें गैसेस गैसेस ने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन किया होता है जिनकी वजह से वो आयंस की फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो ये इसलिए इनको हम आयनाइज्ड गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे स्टार के अंदर क्या होता है कि स्टार के अंदर हमारे पास जो गैसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास जो गैसेस होते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन किया होता है और वहाँ पे वो गैसेस क्या होते हैं आइंस की फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो मैटर की ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार पार्टिकल जो वर्ड है उसका यूज कर रहा हूँ। तो पार्टिकल से हमारा मुराद क्या है? पार्टिकल से हमारा मुराद है कि उसमें एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं और आयंस भी आ सकते हैं। जैसे याद रखें मैटर जो है, मैटर हमारे पास बहुत टाइनी पार्टिकल से बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles tiny particles called atoms। तो मैटर जिन टाइनी पार्टिकल से, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, ठीक है।